हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूके शीशा। आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। इससे पहले वीडियो में मैंने बात की थी कि मैं अपनी ओईटी मैंने कैसे क्लियर किया, उस बारे में मैं बात करूँगी और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊँगी। और इसमें ये भी बात करूँगी कि आप कैसे आप क्लियर कर सकते हैं इन फर्स्ट अटैम्प्ट। अगर आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में भी क्लियर नहीं किया, कोई बात नहीं है, आप सेकंड अटैम्प्ट में आराम से क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले कुछ बैकग्राउंड से मैं बात करूँगी। तो इनिशियली मैंने यूके आने के लिए कुछ इतना ज़्यादा प्लानिंग नहीं किया था। जब मेरी शादी हुई उसके बाद मैंने और हस्बैंड ने डिसाइड किया कि हम जो है ना यूके की तरफ जाते हैं, और उसके लिए मुझे आइल्स या ओईटी में से एक देना था। आइल्स का तो मैंने काफ़ी नाम सुना था और मैंने अपने सामने काफ़ी फ्रेंड्स वगैरह को जो है ना आइल्स देते हुए देखा था। और एक आइल्स का एक खौफ होता है ना आपके अंदर कि आइल्स बहुत मुश्किल है, फर्स्ट अटैम्प्ट में पास नहीं हो सकता। जब आप अपने सामने बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि वो थर्ड अटैम्प्ट में भी पास नहीं कर रहे, तो आपके अंदर भी एक खौफ आ जाता है कि नहीं यार, मुझसे भी नहीं हो पाएगा, इन्होंने नहीं किया है, मुझसे भी नहीं हो पाएगा। तो ऐसा इनिशियली मेरे अंदर एक खौफ था। हकीकत बात यह है कि जब आपके पास फैमिली मेम्बर्स का आपके पास सपोर्ट होता है और आपके पास उनकी मोटिवेशंस होती है, उनकी इंकरेजमेंट होती है, उनका ट्रस्ट आपके पास होता है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप किसी चीज़ से नहीं डर सकते हैं। वही मेरे साथ हुआ। मेरे साथ मेरे फैमिली मेम्बर्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरीके से उनका सपोर्ट था, जिस वजह से मैं यहाँ तक आई हूँ। मैं उनका सबसे पहले शुक्रगुजार करती हूँ। और दूसरा ये था कि मैंने मेहनत की, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को आप ये सोचते हैं कि नहीं मुझे करना है और आप उसके लिए मेहनत करते हैं, तो ऊपर वाला आपकी सुनता है। तो वही मेरे केस में भी हुआ। मैंने काफ़ी मेहनत की और मैंने मेहनत के बाद मेरा क्लियर हो गया। मैं खुद पे भी भरोसा नहीं कर पा रही थी कि क्लियर होगा कि नहीं, क्योंकि इनिशियली मैंने ये सोचा था कि मैं आइल्स दे दूँगी। मैं आइल्स की प्रिपरेशन जो है ना 2-3 महीने करूँगी। मैं इतनी जल्दबाजी में जो है ना आइल्स नहीं दूँगी, क्योंकि आइल्स जो है ना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने मेरे दिमाग में डाला हुआ था। तो मैं आपको ये पहले बता देती हूँ, कोई चीज़ आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होता। अगर आपके अंदर एक जज्बा है, आप मेहनत करते हैं, आपकी फैमिली का आपके साथ सपोर्ट है हर तरीक़े से, तो आप वो चीज़ कर सकते हैं। तो आप ये दिमाग से निकाल लें कि इंग्लिश बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, आइल्स बहुत डिफ़िकल्ट है, ओईटी बहुत डिफ़िकल्ट है, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक हकीकत चीज़ बताती हूँ। मैं अभी यूके में हूँ और यहाँ पे मैं उन लोगों के साथ भी इनकाउंटर करती हूँ जिनको इंग्लिश का अलिफ बे कुछ नहीं आता है, फिर भी वो इधर यूके में सर्वाइव कर रहे हैं। तो आप ये समझें कि जो है ना बस आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, कॉन्फिडेंट रहना है, और साथ ही साथ अपना मेहनत जारी रखना है, और जो है ना आइल्स या ओईटी देना है। तो फिर इसके बाद ये हुआ कि मैंने जो है ना डिसाइड किया कि नहीं, मैं ओईटी दूंगी। ओईटी का मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे ये तक भी नहीं पता था ओईटी क्या होता है। तो मैंने इनिशियली जो है ना ओईटी के बारे में कुछ वीडियोस देखी। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप E2 के जो है ना E2 का एक यूट्यूब चैनल है, जो वहाँ पे जो स्पीकर है, वो जो टीचर है, उनका नाम जय है। वो बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करते हैं चीज़ों को। आपको मैं ये रिकमेंड करती हूँ, अगर आपको ओईटी के बारे में कुछ नहीं पता है तो आप उसके जो है ना वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, अपनी पूरी अंडरस्टैंडिंग बना लें कि ओईटी होता क्या है, उसके बाद आप स्टार्ट करिएगा। ये मेरा फर्स्ट टिप और ट्रिक है आपके लिए, क्योंकि अगर आपको ओईटी के बारे में कुछ नहीं पता होगा और आप जो है ना बीच में से कहीं से स्टार्ट करेंगे, जाहिर सी बात है आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपको ओईटी समझना होगा, ओईटी होता क्या है। दूसरी बात, ओईटी में 4 सेक्शंस होते हैं, आप सबको पता है। जैसे आइल्स में है रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग। तो हम सबसे पहले बात करते हैं रीडिंग की। तो रीडिंग में आपके पास 3 सेक्शंस आते हैं। रीडिंग में A, B and C। तो A जो है ना आपका जो है ना, हमने बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से हम जो है ना पढ़ते हैं, फिर उसमें से MCQs हम सॉल्व करते हैं बचपन से, वैसा ही है रीडिंग सेक्शन आपका, वैसा ही है। बट इसमें आपको ये टिप ये है कि ये जैसे कि आप
आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है, ओईटी पूरा मेडिकल रिलेटेड है, मेडिकल रिलेटेड पूरा के मेडिकल रिलेटेड है। आपके अंदर जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएंगे वो भी मेडिकल रिलेटेड है। रीडिंग में आपके पास 4 पैराग्राफ आएंगे, वो 4 पैराग्राफ हर रीडिंग टेस्ट में आएंगे और उसमें सबसे पहला पैराग्राफ होगा आपका इंट्रोडक्शन का किसी भी डिजीज का, दूसरा होगा उसके साइन एंड सिम्टम्स का, तीसरा जो पैराग्राफ होगा कोई भी जो है ना डायग्नोसिस का या लैब टेस्ट वगैरह का, और जो फोर्थ जो पैराग्राफ होगा वो ट्रीटमेंट का होगा। और आपके पास जो है ना 20 होंगे MCQs, 20 होंगे जिनको आपको जो है ना इन्हीं पैराग्राफ्स में से सॉल्व करना है। तो मैंने इस तरह प्रैक्टिस किया था क्योंकि ये कहा जाता है कि रीडिंग का जो पार्ट ए है सबसे इजी है, जिसमें आप सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पार्ट ए में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करना है, क्योंकि पार्ट बी और पार्ट सी थोड़े डिफ़िकल्ट है, उसमें मार्क्स गेन करना बहुत मुश्किल है। तो मैं ये करती थी, मैं जाकर पहले MCQs को रीड करती थी। फर्स्ट MCQs को मैंने रीड किया, मैंने देखा कि ये MCQ जो ना, जो अगर मैं एक डिजीज़ की बात करती हूँ, ये स्कैबीज या कोई डिजीज मीजल्स की बात करती हूँ, तो वो उस मीजल्स क्या होता है, किस वायरस से होता है, तो मैं समझ जाती थी कि ये इंट्रोडक्शन है, मीजल्स का इंट्रोडक्शन के बारे में बोल रहे हैं। तो मैं सबसे पहले वाले पैराग्राफ में जाके उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करती थी। इसी तरह मैं सारे जो MCQs, क्योंकि इससे जो है ना आपका जो है ना टाइम सेव होता है और आप जो ना हड़बड़ाहट में नहीं आते। जब आपका टाइम जा रहा होता है और चीज़ें हड़बड़ाहट में आ जाती हैं, इससे आपके लिए ना बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं। तो सबसे पहले अपने आप को ट्राई टू रिलैक्स, अपने आप को रिलैक्स रखें, फोकस रखें, कंसंट्रेट करें चीज़ों को और अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहे। तो इसी तरह सारे मैंने MCQs इसी तरह मैंने सॉल्व किया है। पहले MCQs पढ़े, फिर पैराग्राफ, आपको पता है इसी MCQs किस पैराग्राफ के बारे में, ये याद रखिएगा जो 4 पैराग्राफ मैंने बताया, इंट्रोडक्शन, साइन एंड सिम्टम्स एंड डायग्नोसिस और टेस्टिस, और जो है ना लास्ट में आपका ट्रीटमेंट। जैसे आपने MCQs पढ़ा, आपके दिमाग में क्लिक हो गया ये तो साइन एंड सिम्टम्स की बात कर रहा है, तो आप साइन एंड सिम्टम्स के दूसरे पैराग्राफ में चले गए। देन आपने MCQs पढ़ा, ट्रीटमेंट की बात करें, आप चौथे पैराग्राफ में चले गए। इसी तरह मैंने पार्ट ए किया था। पार्ट बी में मैं ये कर रही थी, पार्ट बी भी जो है ना आपके पास स्मॉल पैराग्राफ आते हैं, उसके नीचे आपके पास जो है ना 3 जो है ना चॉइसेस दिए होते हैं, तो उसमें से एक आपको जो है ना चॉइस आपको सेलेक्ट करना है। इसमें यह है कि आपको थोड़ा सा ना उस पैराग्राफ को फोकसली पढ़ना होगा और उस पैराग्राफ में वो राइटर या वो पैराग्राफ आपको क्या कहना चाह रही है उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा डिटेल से। आपको थोड़ा सा फोकस हो, कंसंट्रेट होकर वो पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। अगर जो है ना कोई पैराग्राफ में ये दिया हुआ है कि मीजल से ये होता है मगर इसकी वजह से ये भी होता है, तो आप इन दोनों का डिफरेंस देखते हुए उस पैराग्राफ के जो आंसर है ना उसको जो है ना आप MCQs में ढूंढे, क्योंकि ये जो बी होता है ना थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का होता है। आपको ये नज़र तो आएगा कि नहीं, हाँ ये वाला ऑप्शन जो है ना इसके साथ मिल रहा है, बट वो नहीं होता है, वो थोड़ा सा ट्रिकी जो है ना आंसर होता है इसके अंदर छुपा हुआ। तो आपको बी वाला जो थोड़ा सा ट्रिकी तौर पे आपको उस पैराग्राफ को पढ़ना होगा, उसी तौर पे तैयारी करनी होगी। सी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, आपके पास लॉन्ग पैराग्राफ होता है, उसको आपको पढ़ना होता है, 2 लॉन्ग पैराग्राफ, उसमें से आपको 8 MCQ सॉल्व करने पड़ते हैं, तो वो ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है। बट ये करें कि कोशिश करें कि आप जो है ना, जैसे आपने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ने के बाद आप MCQs के 5 MCQs पढ़े। मैं तो ये करती थी, सी में मैंने MCQs पढ़ा, MCQs क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं जाकर पैराग्राफ पढ़ती थी। पैराग्राफ में जहाँ समझ में आ गया नहीं, हाँ ये बोलना चाह रहा है बोल के मैं जाके उस MCQs में टिक करती थी ताकि मेरा टाइम सेव हो। रीडिंग में सबसे बड़ा ट्रिक ये है आपके लिए कि आपको जो है ना पार्ट ए में सबसे ज़्यादा आपको मार्क्स गेन करने हैं। अगर 20 क्वेश्चंस हैं तो 18 आपको पार्ट ए में गेन करने हैं। पार्ट बी और सी मैंने आपको कहा काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं, बट ये कोशिश करें पार्ट बी में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना मार्क्स गेन करने की कोशिश करें। पार्ट सी तो ऐसा होता है कि आपको जो है ना ये आपका लक है, आपको मार्क्स उसमें से मिल जाए, बट ये ज़रूरी नहीं कि आप उसमें से मार्क्स भी गेन कर लेंगे।
और दूसरा ये कि आपको अपना टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखना है। जो भी आप प्रैक्टिस करें टाइमिंग के साथ करें, अपने पास फ़ोन रखें, टाइमर लगा के रखें, और साथ ही साथ पार्ट जो भी आप रीडिंग करें, लिसनिंग करें, राइटिंग करें, स्पीकिंग करें, सारे टाइमर लगा के करिएगा। टाइमर के विदाउट टाइमर करेंगे वहाँ एक्चुअल एग्ज़ाम में आपसे टाइम मैनेज नहीं होगा और बहुत सारे एंजाइटी में आ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो मैं आपको पहले ही कहती हूँ, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो टाइमर लगा के प्रैक्टिस करें। और इसमें जो पासिंग मार्क्स होते हैं 42 आपके MCQs होते हैं, उनमें से आपको 30% मार्क्स होते हैं, जिससे आपका बी ग्रेड आता है, जो कि एक्सेप्टेबल है यहाँ UK में। तो आप कोशिश करें पार्ट ए से ज़्यादा MCQs जो है ना गेन करने की, और पार्ट बी से। पार्ट सी को आप जो है ना बहुत टफ होता है, बट उसको ये उसको पूरा ही नहीं छोड़ दे, उसकी भी प्रैक्टिस करें, बट ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आप पार्ट ए और पार्ट बी में करें। और मेरा जो एक्चुअल एग्ज़ाम में ये हुआ था, जब मैं OET देने गई थी तो मैं काफ़ी नर्वस थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम दे रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। दिमाग में ऐसे मेरे बहुत सारे थिंकिंग आ रहे थे कि पास होगा कि नहीं बोल के। फिर मैं वहाँ गई, मैंने वहाँ जाके जो है ना मेरी प्रैक्टिस अच्छी थी, मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी। मैं एक्चुअल जो अपने जो प्रैक्टिस में मैं अच्छे मार्क्स ला लेती 32। तो मैंने सोच लिया था कि मेरा रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग तो मेरा पास हो जाएगा, स्पीकिंग का नहीं पता है मुझे। मैंने ये दिमाग में डाला हुआ था। जब मैं रीडिंग का मैंने एग्ज़ाम वहाँ पे दिया, एग्ज़ाम के दौरान मुझे पता नहीं क्या हो गया, मतलब टाइमिंग आपका, मतलब मैंने जब टाइमर देखा ना, टाइमिंग मेरा जार में हड़बड़ाहट में आके पार्ट ए तो मैं हर वक्त प्रैक्टिस में अच्छा करती थी, मैंने पार्ट ए के कुछ MCQs में कर ही नहीं पाई। हड़बड़ाहट में आके मैंने 3 MCQs मैंने नहीं किया, मैंने वो छोड़ दिया। छोड़ के मैं आगे गई बी में, मैंने बी कर लिया, सी कर लिया। अब मैं ये कंफर्म नहीं थी कि मैंने बी और सी सही किए, कि मैं बाहर आके मैं रोना धोना स्टार्ट हो गया, मेरा रीडिंग फेल हो गया। क्योंकि रीडिंग आपका एक दफ़ा फेल हो जाएगा, आपको वापस पूरा OET रीसेट देना होता है। क्योंकि ये गलती आप नहीं कीजिएगा, अपने आप को जो है ना टाइमिंग जा रहा है बोल के अपने आप को हड़बड़ाहट में नहीं लाइएगा। पहली बात, टाइमिंग अगर जा भी रहा है तो आप उस MCQs को छोड़ दें, आगे बढ़ें। उस MCQs की वजह से अपने आप को परेशान नहीं करिए, क्योंकि आप एक टेस्ट आपका ख़राब गया सुबह में रीडिंग का, तो आपके सारे टेस्ट ख़राब जाएंगे। तो मेरा ये जो गलती है आप नहीं दोहराइएगा। बट मैंने रीडिंग पास कर लिया था, शायद मैंने बी और सी में सही MCQs मार्क किए थे, दैट्स व्हाई मैंने पास किया था। क्योंकि मैं ए और बी की प्रैक्टिस कर रही थी, साथ ही साथ सी की भी सही से प्रैक्टिस कर रही थी। क्योंकि मैं ये नहीं डिपेंड होना चाह रही थी कि नहीं मैं ए और बी प्रैक्टिस करूँगी और सी की नहीं करूँगी, क्या पता मुझसे ए और बी नहीं हो पाया तो सी मेरे लिए एक लास्ट ऑप्शन था जिससे मैं पास हो सकती थी। ए और बी ज़्यादा प्रैक्टिस करें, सी भी करें, बट तीनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं तो ये कहूँगी आपके लिए। देन लिसनिंग की बात करते हैं, तो लिसनिंग में ये है, सबसे पहले आप देखिए कि आपके लिसनिंग स्किल्स क्या है। जब आप किसी के साथ बात करते हैं तो आप उनकी कितने बातों को सुनते हैं और कितने बातों को कानों से निकाल देते हैं, यह आपका लिसनिंग होता है। आपके अंदर लिसनिंग स्किल्स कितनी अच्छी है। तो मैं क्या करती थी कि जो OET का जो ऑफिशियल जो आपके पास वेबसाइट है, उसमें बहुत सारे लिसनिंग के सैम्पल्स हैं, आप उन्हीं लिसनिंग सैम्पल से आप जो है ना प्रैक्टिस कीजिएगा। क्योंकि जो भी इंग्लिश स्पीकर होता है, जो मेडिकल प्रोफेशनल है, नर्सेस है, डॉक्टर्स है, जो भी है स्पीकर, उनकी जो लैंग्वेज है ना उसमें बहुत फ़र्क होता है। क्योंकि उनका प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट बहुत डिफरेंट होते हैं और हम उनके हैबिचुअल नहीं होते, तो वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है वो गेस करने में। तो आप कोशिश करें OET के जो ओरिजिनल जो सैम्पल्स हैं ना उन्हीं से आप प्रैक्टिस करें। 4 या 5 सैम्पल्स से उनके वेबसाइट से रोज़ प्रैक्टिस करें, ताकि आप उनके जो वॉइसेस है उनसे आप फेमिलियर हो जाएं और आपको जो बोल रहे हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। इसमें भी आपके पास पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, और इसमें ये कहा जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें पार्ट ए में मार्क्स गेन करने की। पार्ट बी और सी थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं। पार्ट ए में ज़्यादातर आपके साइन इन सिम्टम्स ही आते हैं कि पेशेंट जो है ना दिस रनी नोज आ गया, ये हो गया। तो आप ये एक्सपेक्ट करिएगा कि पार्ट ए में ज़्यादातर साइन इन सिम्टम्स की बातें होंगी, डिजीज़ की बातें होंगी, इस तरह की बातें होंगी। बट ये है कोशिश करें। और एक मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें ये होता है कि लिसनिंग में आपको ज़्यादा फोकस होना पड़ता है, फोकस होकर सुनना होता है।
आप जो है ना जैसे स्पीकर बोल रहा है उसके साथ ही साथ अपने जो MCQs के अंदर वो गो थ्रू करिएगा, क्योंकि वो जहाँ से स्टार्ट करेगा ना वहीं से आपका MCQ स्टार्ट हो जाता है। तो वो आप साथ ही साथ अपने पेपर को भी देखते रहिएगा और उसको भी सुनते रहिएगा। इस दौरान आपको 2 चीज़ें साथ में करनी है, सुनना भी है, साथ में पेपर के थ्रू गो थ्रू भी होना। आंखें से गो थ्रू कर लें और उनका फोकस आपका सिर्फ उसकी स्पीकिंग पे होना चाहिए और साथ ही साथ सॉल्व करना है। खुदा ना खास्ता आपसे एक MCQ छूट जाता है, आपने मिस कर दिया तो कोई परेशानी की बात नहीं है, आगे बढ़िए। उस MCQs की वजह से आप पूरा जो है ना पेपर ख़राब नहीं कर सकते। एक छूट गया कोई मसला नहीं, 2 छूट गया कोई मसला नहीं, आपके पास B और C उससे आप गेन कर लेंगे। तो अपने आप को एंजाइटी में नहीं डालिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा। इसी तरह B में भी है, आपका यही है कि आपको स्पीकर की बातों को लिसन करना है और उसमें गो थ्रू करना है, यही आपका ट्रिक है। और अपना टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस, ये सबसे बड़े मेन ट्रिक है OET में। और सबसे ज़्यादा आपको टाइम देना है। आपको ऐसा लगता है कि कोई मॉड्यूल आपके लिए डिफ़िकल्ट है तो आप कोशिश करें उस मॉड्यूल को ज़्यादा से टाइम दें। मुझे लगता था स्पीकिंग मेरे लिए डिफ़िकल्ट है, वैसा नहीं था, क्योंकि मेरी एंजाइटी की वजह से मैं ऐसे समझती थी स्पीकिंग मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, तो मैं स्पीकिंग की रोज़ प्रैक्टिस करती थी। अगर आपको लगता है आपके लिए रीडिंग डिफ़िकल्ट है, लिसनिंग डिफ़िकल्ट है, आप रोज़ करें। बट जब आप लिसनिंग के मॉड्यूल करें तो OET के जो ओरिजिनल सैम्पल्स हैं उन्हीं को देखते हुए करिएगा, इधर उधर से आप सैम्पल्स से नहीं करिएगा। जैसे कि मैंने आपसे जो है ना लिसनिंग और रीडिंग की बात की, जो कि काफ़ी आपको डिटेल में बताया कि आपको कैसे करना है और मैंने कौन कौन सी गलतियाँ की थी। उन गलतियों का ख्याल रखते हुए और उन टिप्स एंड ट्रिक्स का ख्याल रखते हुए आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और इससे आगे जो वीडियो आएगी वो आएगी हम स्पीकिंग और जो है ना राइटिंग की, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल है OET का। तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा और आपके जो भी सवाल आते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप OET के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस चीज़ में जो है ना डिफ़िकल्टी आ रही है, मैं आपको जो है ना एडवाइस कर सकती हूँ। मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।